तो तैयार हो जाइए। आज हम प्रैक्टिस सेट चौथा में अपना असेसमेंट देखने के लिए कि आपका असेसमेंट क्या है। और हम प्रैक्टिस सेट 4 का शुरुआत करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि वित्तीय आपात मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कितने समय के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना होता है। संसद के दोनों सदनों के समय तो दिमाग लगाइए, 1 माह, 6 सप्ताह, 2 माह, 6 माह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 2 माह, 2 माह के अंदर दोनों सदनों के समक्ष वित्तीय आपात की घोषणा अम, को अप्रूव कराना होता है सदन से। अभी अच्छी बात यह है कि आज तक के भारत में वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, को कब समाप्त किया गया? ए ऑप्शन है 1976, बी है 1977, सी है 1978 और ये आपका डी है डी 1979। तो इसे, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कुख्यात कानून था मीसा, और इसी मीसा के नाम पर हमारे एक श्रीमान लालू जी हैं, लालू जी, उनकी बेटी का नाम भी मीसा रखा गया है। तो उसी समय उनका जन्म हुआ था। उस समय करीब करीब इंदिरा गांधी अपने विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए, दबाने के लिए 1 लाख लोग को करीब मीसा में अरेस्ट की थी। तो जैसे ही उनका सरकार दोबारा गया तो जनता पार्टी की सरकार में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया गया और इसके द्वारा इस जो मीसा कानून को समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1978। अब अगला सवाल देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था? आपको पता ही होगा, 1918 में। इसमें मजदूरों एवं मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी अनशन पर बैठे थे। समाधान के लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया गया था और ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया था। तो अगर आपको क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स या फैक्ट्स ऑफ अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का पूरा फैक्ट अगर पता होगा तो आप ज़रूर से इस सवाल का सही आंसर दे देंगे। तो इसमें चुनिए। ए ऑप्शन है 1 और 2, बी है 1 3 4, सी है 2 3 4 और डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका सारा जितना भी फैक्ट यहाँ है, ये फैक्ट इसलिए रखा गया है कि अगर किसी एग्ज़ाम में कोई भी आया तो अगर आपको ये 4 फैक्ट कम से कम इम्पॉर्टेंट, 4 ये महत्वपूर्ण फैक्ट अगर आपको याद रहे तो आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हुआ। आगे देखते हैं, गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में कब मनाया गया? राष्ट्रीय अपमान दिवस, तो ये मैटर है ना रॉलेट एक्ट से संबंधित। 1919 में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। नो अपील, नो वकील, नो दलील, है ना। और किसी को भी बिना कारण का अरेस्ट किया जा सकता था। ये जो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहा था उसको दबाने के लिए एक कोशिश था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने क्या किया था कि नेशनल कैंपेन ऑर्गेनाइज किए थे महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और उसी के तहत उनको हरियाणा के पलवल में 1919 में अरेस्ट कर लिया गया था। तो 8 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। तो आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय अपमान दिवस रॉलेट एक्ट से संबंधित है और गांधी जी नेशनल कैंपेन का शुरुआत किए थे, उसी में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। फिर आगे सवाल एक जलियांवाला बाग घटना से ही है 1919 का। जलियांवाला बाग घटना के बारे में क्या असत्य है? आपको असत्य चुनना है। ये सवाल बहुत आसान है, हमको आशा है कि हर लोग इसका सही आंसर दे देंगे। तो इसमें क्या हुआ था, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि लौटा दी। वायसराय की कार्यकारिणी से शंकरन अय्यर ने इस्तीफा दिया था।
तो इसका पहला ऑप्शन है सिर्फ ए, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ बी, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही है। ये इतना क्रूर नृशंस हत्या हुआ था एक जनरल डायर के द्वारा, हाँ, जो हजारों लोग को गोलियों से भून दिया गया था। लेकिन जो बताया गया था कि बहुत कम लोग उसमें मारे गए हैं। जो सरकारी आंकड़ा है वो करीब 380 लोगों की मौत का ही बारे में बताता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों में संघर्ष हुआ था? तो ये भी थोड़ा आसान ही लेवल का सवाल है। आशा है कि आप सब बिल्कुल सही आंसर देंगे इसका। ए है प्रतिष्ठान, बी है कन्नौज, सी है उत्तरापथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कन्नौज। कन्नौज पे अधिकार के लिए ही प्रतिहार और राष्ट्रकूट में संघर्ष हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, संगम काल में, संगम यहाँ पे कल हो गया, संगम काल में चेर राज का राजकीय चिन्ह क्या था? चेर वंश का राजकीय चिन्ह। तो ए है मछली, बी है बाघ, सी है धनुष और डी इनमें से कोई नहीं। तो जानते होंगे कि संगम काल था, चेर, चोल और पांड्य का शासन दक्षिण भारत में चला था। तो उस समय सबका अपना अपना राजा, अपना अपना राजकीय चिन्ह रहा था। तो चेर राज का, तो आप ऐसे समझिए ना कि हम लोग की तरफ जो चेर होता है ना, ऐसे चेर ऐसे ऐसे गोल गोल मुड़ते रहता है, मिट्टी में चलते रहता है। अगर इसमें लाइन एक खींच देंगे तो समझिए ये हो गया लाइक धनुष के आकार का ये हो गया। हाँ, तो ये आप समझिए कि ये चेर का सही आंसर होगा धनुष। और जो पांड्य था, मछली, मछली किसका था? मछली था पांड्य का। हाँ, जैसे पी से पैसेज बोलते हैं, पी से पांड्य, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और जो चोल था, चोल का राजकीय चिन्ह था बाघ। तो ये तीन है, इसमें तीन में से आप ध्यान रखिएगा कि धनुष जैसा आकृति चेर का था, और पी फॉर पैसेज, पी फॉर पांड्य, बाकी जो बचा वो बाघ का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं वो बताना है। सबसे पहले दास प्रथा का अंत 1562 में अकबर ने किया। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप एलिमिनेट करते जाइए। दास प्रथा का अंत किया अकबर ने 1562 में, बिल्कुल सही बात है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जहाँ तीर्थ पर जाएंगे टैक्स देना होगा, तो तीर्थ यात्रा कर हो गया 1563 में। वो यहाँ पे 1600 लिखा गया है, ये 1500 है। जजिया कर की समाप्ति, जो गैर मुस्लिम लोग थे उनसे जजिया कर वसूला जाता था। और मजहर, ठीक है, मजहर, एम फॉर मजहर, इसको हम शॉर्ट में DTJM ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले डी हुआ दास प्रथा का अंत 1562 में, फिर टी फॉर तीर्थ यात्रा 1563 में, और जे फॉर जजिया कर का समाप्ति 1564 में। और जो मजहर है, मजहर की घोषणा अकबर ने 1579 में किया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, इसलिए आंसर यहाँ पे ये सही होगा, ये सुमेलित नहीं। अब देखते हैं हम कि एक्चुअल में मजहर था क्या। 1579 में अकबर ने मजहर अथवा अमोघ व्रत की घोषणा की थी। इस मजहर का अर्थ था, अगर कभी किसी धार्मिक विषय पे कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो अकबर का फैसला सर्वोपरि होगा, वही सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि देखिए, पहले भी वही जो जुडिशियल सिस्टम में वही था कि किंग सुप्रीम होता है ना, किंग जो कहेगा वही सबको मानना होगा, तो किंग ही सुप्रीम होता है। तो मजहर के थ्रू ये घोषणा करके बता दिया कि हम जो भी विवाद होगा उसका हल हम करेंगे, और जो हम डिसाइड करेंगे वो सबको मानना होगा। उसके बाद फिर अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, सल्तनत कालीन लगान व्यवस्था, देखिए इसमें आ की मात्रा छूट गया है। लगान व्यवस्था में खेत काटने के बाद खलिहान में लाए गए अनाज से भूसा निकाले बिना कृषक एवं शासक के बीच बंटवारा होता था। वो बटाई का कौन सा भाग था?
तो देख सकते हैं कि यहाँ 3 बटाई तो दिख रहा है, एगो मुक्तई है, लंक बटाई, खेत बटाई, रास बटाई, मुक्तई। तो सल्तनत कालीन व्यवस्था के बारे में थोड़ा जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन खेती बाड़ी के बारे में क्या क्या था उसके बारे में पता हो तो आप सही आंसर जरूर दे देंगे। तो बिना भूसा निकाले कृषक शासक के बीच जो बंटवारा होता था उसको बोलते थे लंक बटाई। लंक बटाई हो गया। अब आप ये भी देखिए कि खेत बटाई क्या होता है। खेत बटाई में क्या होता था कि खड़ी फसल या बुआई के बाद ही खेत को बांट कर निर्धारण कर देते थे, है ना, खड़ी फसल या बुआई के बाद। रास बटाई में होता था कि भूसा निकालने के बाद और कृषक और शासक के बीच जो बंटवारा होता था उसको रास बटाई बोलते थे। लंक हो गया बिना भूसा निकाले, और रास हो गया भूसा निकल गया तो बच गया रास बटाई। और मुक्ताई डिफरेंट चीज़ है, ये ऑप्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है ना। ये एक लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी मुक्ताई। ठीक है, तो आप बीच बीच में देखते रहिए कि हाँ कितना असेसमेंट आपका कहाँ पहुँच रहा है। फिर जो रिसेंट देखते हैं सवाल कि एक पुस्तक है इसका, अभी परसों ही इसका विमोचन हुआ है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और अभी इस पे चल ही रहा है। बहुत सारा लोगों का ओपिनियन, अलग अलग तरह का लोगों का, जो उद्योग के क्षेत्र से मशहूर है, राजनीति के क्षेत्र से मशहूर है। एनीवे तो यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन ए है एन के सिंह, बी है पी के सिंह, सी है आर के सिंह और डी है किरण रिजिजू। तो इसका सही आंसर है ए एन के सिंह। एन के सिंह एक्चुअली में एक नौकरशाह हैं, नौकरशाह थे, और अभी ये हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन है, जैसे ना हमेशा फाइनेंस कमीशन का गठन होता है हमारे देश में, है ना, आर्टिकल 280 के हिसाब से। तो फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है एन के सिंह, और इन्होंने ही ये बुक को लिखा है। तो ये रहा आपका करंट अफेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी करंट अफेयर्स ही है। साधना दर्रा चर्चे में है, सही उत्तर चुनिए। पहला है नियंत्रण रेखा पर नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चर्चा में है। अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की 9 कंपनियां तैनात किया गया था साधना दर्रा के आसपास। तीसरा है साधना दर्रा जम्मू कश्मीर में एक पर्वतीय दर्रा है। चौथा है कुपवाड़ा तंगधार राजमार्ग पर अवस्थित है। तो अगर 2-4 दिन के अंदर आप अखबार में या करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो आपका ये सवाल बिल्कुल नहीं गलत होगा। ए ऑप्शन है 1 और 2, बी है 3 और 4, सी है 1 3 4 और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए हमारा बार बार एक ही वो रहता है उद्देश्य कि आप टोटल एग्जॉस्टिव स्टडी करिए कि अगर साधना दर्रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जाए, कहाँ है, क्यों चर्चा में है, अभी नशीले पदार्थ वहाँ से करीब 900 केजी के आसपास पकड़ा गया है। तो एनीवे आपको ये जानकारी होना चाहिए, है ना, सिर्फ ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं, ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये चर्चा में है, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि किस हार्मोन के वजह से, किस हार्मोन के वजह से, किस हार्मोन के वजह से पौधे प्रकाश के तरफ झुक जाते हैं, पौधे प्रकाश की तरफ झुक जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, बी है जिब्रेलिन्स, सी है साइटोकाइनिन, डी है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बायो का जो प्लांट चैप्टर है उसका अगर अध्ययन होगा तो आप ज़रूर एक बार में ही आंसर मार देंगे। इसका सही आंसर है ऑक्सिन। एक्चुअली में होता क्या है कि प्रकाश के खोज में ये झुकते जाता है। अब हम थोड़ा इन डिटेल में देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ऑक्सिन क्या है, ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है, बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पत्तियों के झड़ना और फलों के गिरने में यही कंट्रोलर है। इसका नियंत्रण कौन करता है, देखते होंगे कि पतझड़ में पत्ते गिर गया या पका हुआ फल गिर गया, तो ये ऑक्सिन की वजह से होता है। दूसरा हार्मोन होता है पौधा का इम्पोर्टेंट जिब्रेलिन्स, ये जटिल
कार्बनिक जिब्रेलिक एसिड होता है ना। इसमें कोशिका विभाजन और दीर्घन द्वारा तने को लंबा करता है। तना जो लंबा होता है जिसके कारण पौधे बृहत आकार के हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जी से जिब्रेलिन है ना, आप ऐसे समझिए कि अगर जैंट आकार का अगर पौधा होना है तो जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर जैंट, है ना। तो ये बृहदाकार का होगा, इससे आपको ध्यान रहेगा। सी फॉर साइटोकाइनिन, है ना। तो साइटोकाइनिन क्या होता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि अंकुरन के लिए ये प्रेरित करते हैं। जो जर्मिनेशन होता है बीजों में, उसके लिए ये अंकुरन का काम करता है। और ये एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी है, मतलब पेड़ को बढ़ाने वाला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15 कि अनातोलिया, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है। अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है आप बताइए। ए ऑप्शन है टर्की, बी है अरब, सी है ईरान और डी है इराक। तो अगर फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा आइडिया होगा तो आप एक ही बार में बता देंगे कि अनातोलिया का पठार टर्की में अवस्थित है। ठीक है, तो ये रहा आपका अम, ये रहा आपका 15वां सवाल। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो सही में पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।